आइए हम लोग अपना विज्ञान का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा रसायन विज्ञान का चैप्टर धातु एवं अधातु है, आज से उसके प्रश्न उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने अपने इतने सब सेशंस में धातुओं का परिचय ले लिया, अधातुओं के बारे में समझ लिया, धातुओं की अम्ल के साथ और या धातुओं की अन्य जो अधातुएं हैं उनके साथ कैसे अभिक्रिया होती है, कैसे हम धातु प्राप्त करते हैं, कैसे उनका शुद्धिकरण करते हैं, ये सब हम लोगों ने समझ लिया है। अब प्रश्नों और उत्तर से एक तो हम ये समझेंगे कि कैसे जब हमसे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमें कैसे उनके उत्तर देने हैं, और उसके साथ साथ जब हम प्रश्न और उत्तर कर रहे हैं एक हमारा रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि अब हम लोग मिलके सोच सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा और कितना हमें याद है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला वाला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? अघात वर्गीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो ये अघात वर्गीय हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमने धातुओं के एक गुण पढ़ा था। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन उसमें आप ये देखिए कि इसका उत्तर हमें कैसे देना है। तो धातुओं को पीट कर पतले चादर में जब बदला जा सकता है तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। इसको मीन्स मैलिएबिलिटी, इसको ये कहा जाता है। और धातुओं को हम लोग कहते हैं अगाध वर्ध्य या मैलिएबल। तो ये देखिए हमारे दो शब्द जा रहे हैं, अगाध वर्धन्यता या अगाध वर्ध्य। तो अगाध वर्धन्यता एक क्वालिटी हो गई, एक जो हमारे धातु हैं उनका एक ये गुण हो गया कि वो अगाध वर्धन्यता दिखाते हैं। लेकिन ये जो हमारे धातु हैं ये खुद अगाध वर्धे होते हैं, मीन्स वो मैलिएबल होते हैं। और इसी कारण से जो लोहे का उपयोग हम लोग वाहनों की जो बॉडी बनती है, जो उनका एक स्ट्रक्चर बनता है, वो इसीलिए हम ये धातु लेते हैं क्योंकि ये मैलिएबल होते हैं। मीन्स इनको हम इस पर अगर जब हम इनको पतले चादर में हम बदल सकते हैं। और ऐसी ही एल्युमिनियम तांबा, तो कोई भी आप धातु ले वो क्या होगा? वो हमारा अगाध वर्धय होगा। और इसीलिए एल्युमिनियम तांबा जैसे चीजों का उपयोग हम बर्तन बनाने के लिए लेते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको 3-4 नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें से किसका काम कौन हम बर्तन बनाने में उपयोग कर सकते हैं, या इनमें से कौन अगार्थवर्धक वस्तुएं धातु हैं। तो आपको अगर आपको ये धातुओं के नाम याद हैं तो आप उसमें से पहचान सकते हैं। और वो क्यों उपयोग में ये एक कोई पर्टिकुलर धातु आती है, तो आप अगर ये क्वालिटी अगाधवर्धक मैलिएबल की बोलेंगे तब भी आपका आंसर बन सकता है। तो मैं हमेशा ये कोशिश कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि एक जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसको कई प्रकार से प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है। अब हम तन्य की तरफ चलते हैं। तो धातुओं को खींचकर जो पतले तार में बदला जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता। और ये जो धातु होते हैं इनको कहेंगे तन्य। तन्य मीन्स डक्टाइल। और ये जो हमारी इसका गुण है वो हो गया डक्टिलिटी, तन्यता। और इसलिए जो एल्युमिनियम या तांबा है ये धातु है, जैसे वो मैलिएबल है, उनकी शीट बन सकती है, उनकी पतली चादर बन सकती है, ऐसी ही धातुओं को तार में भी बदला जा सकता है। और क्योंकि ये जो धातु होते हैं ये विद्युत के, आपकी हीट के एक सुचालक होते हैं, तो इसलिए उनका उपयोग बिजली के तार बनाने के काम में लिया जाता है। अब सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं? तो अगर वैसे मुझे मालूम है कि आपको मालूम होगा, लेकिन इन केस आपको नहीं मालूम तो यहाँ पे सबसे पहले यह जानकारी ले लीजिए कि सोडियम को हम कैसे रखते हैं केरोसिन में, मिट्टी के तेल में हम डुबोकर रखते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? ये हम जानते हैं कि ये एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि हमने क्या देखा, रिएक्टिविटी श्री इसमें ऊपर ही आ जाती है। तो जब वो हाईली रिएक्टिव है, बहुत जल्दी अभिक्रियाशील कर उसकी एक गुण है, तो इसका मतलब है वो बहुत ही जल्दी जल के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। इवन वो जो वायु है उसमें भी उस उपस्थित जो जल वाष्प है,
हमारे चारों तरफ क्या मॉइस्चर है ना, इवन उसके साथ भी उसकी अभिक्रिया हो जाती है, तो उसकी उन कणों के साथ भी हो जाती है। तो अतः सोडियम को वायु में उपस्थित जल के कणों से प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, कि इवन मतलब जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आ रही है तभी भी उसमें बर्स्ट हो सकता है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और किसी दुर्घटना से बचने के लिए हम इसको केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। और केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखते हैं क्योंकि केरोसिन के साथ सोडियम की कोई भी अभिक्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके ऐसे जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चंस करे वो आपके थ्योरेटिकल हैं, भाषा में लिखना है, लेकिन जब आप केमिस्ट्री कर रहे हैं तो नेचुरल है कि आपसे कुछ ये समीकरण के ऊपर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब आप कैसे समीकरण लिखेंगे भाप के साथ आयरन? तो भाप भाप क्या है, ये एक जल का ही रूप है। तो यहाँ पे देखिए हमने H2O लिखा है, ये जल का फॉर्मूला है, लेकिन इस ब्रैकेट में लिखा है G, इसका मतलब भाप। ठीक है, तो ये हमें जो हम यहाँ पे जो लिखते हैं ब्रैकेट में SL या G, ये सॉलिड लिक्विड या गैस को ही एक रिप्रेजेंट करता है। तो ये जब अब आपको क्योंकि समीकरण लिखनी है तो आप पहले आयरन प्लस H2O, और ये और फिर क्या बनेगा, Fe3O4 और हाइड्रोजन निकलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई धातु आपकी अभिक्रिया करती है जल के साथ तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमने हाइड्रोजन गैस निकाल दी। अब आपका ये काम है, जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे समीकरण लिखेंगे तो इसको बैलेंस करना नहीं भूलें। आप सबसे पहले तो बस इतना ही लिखेंगे, और यहाँ पे जब आपका बन गया तब इसको देख के करेंगे कि यहाँ पे Fe3O4 है, Fe3 जा रहा है तो यहाँ पे 3 आ गया, ऑक्सीजन 4 जा रहा है तो आपने ऑक्सीजन का 4 कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 करने से हाइड्रोजन 8 हो गई, तो यहाँ पे H2 जो निकली थी हमने 4 कर दिया, तो 4 2 8, 4 को जब हमने 2 से गुणा कर 8 आ गया, तो ऐसे हमने अपनी समीकरण को बैलेंस कर दिया। तो और ये हमने थोड़ा सा मैंने आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखा है, कभी आपको किसी और प्रश्न रूप में भी पूछा जा सकता है कि आयरन और कुछ धातुएं क्या होती है, ना तो ये शीतल जल के साथ उनकी अभिक्रिया होती है, ना ही गर्म जल के साथ, लेकिन भाप के साथ इनकी जरूर अभिक्रिया होती है और ये धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने अब देखिए वही जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही आ रहा है कि धातु की जब ऐसे रिएक्शन होती है तो धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये जितना हम इन चीजों को बोलते रहेंगे, इसका रिवाइज करते रहेंगे, ये चीजें हमें बहुत ही एक सिंपल लगने लग जाएंगी। अब जैसे पोटेशियम की जब जल के साथ हो रही है, तो पोटेशियम क्या है, धातु है, तो क्या आप एकदम कहेंगे धातु ऑक्साइड बनेगा, इसका मतलब KOH बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो ये जो पोटेशियम है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और इसी से निकली हाइड्रोजन गैस क्या होता है, तुरंत आग भी पकड़ लेती है। ऐसे ही कैल्शियम की जब वाटर के साथ करवा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है तो इससे क्या हो रहा है, रिएक्शन में प्राप्त हाइड्रोजन गैस के जो होते हैं बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं और तैरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन से निकली हीट हाइड्रोजन की आग पकड़ने के लिए काफी नहीं होती। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, ये आपको याद है, ये चीज मैंने ली थी कि ये जब एक लेयर बन जाती है तो आगे का जो रिएक्शन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो लेयर जो जैसे यहाँ पे जब ये कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक गई तो नीचे का जो कैल्शियम है वो उसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें क्या है, जब अभिक्रियाशील धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एसिड में HCl में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो ऐसी ही जब अब हम देख रहे हैं जिंक की HCl के साथ हो रही है
तो हमें मालूम है जब हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो इसके बाद क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। तो ऐसे कुछ एक अपनी चीजें पकड़ के हमें याद करना चाहिए। और क्योंकि ऐसे आप इंडिविजुअल करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे आप पकड़ लीजिए कब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कब उसका ऑक्साइड बन रहा है, तो आपको इजी हो जाएगा इक्वेशंस को याद करने के लिए। अब जब आयरन को तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। और लेकिन फिर क्या बनेगा, आयरन सल्फेट FeSO4। जिंक की जब आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, जब हम जिंक को आयरन सल्फेट विलयन में डालते हैं और इसकी हमें रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, तो जिंक को जब हम आयरन सल्फेट में डालते हैं तो क्या होता है। अब आप देखिए यहाँ पे अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, हमारा जो विस्थापन हो जाता है, क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा एक क्रियाशील है तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन को आयरन सल्फेट के से अलग कर देगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने प्रश्न और उत्तर देखे और ये देखा, देखिए यही कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए थे और लेकिन आज हमने देखा उनको कैसे भाषा के रूप में, उनको कैसे समीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं, कैसे अपनी बात समझा सकते हैं। और ये भी हमने देखा कि अगर हमने मेन कॉन्सेप्ट्स पकड़ लिए हैं कि जैसे जब हमारा धातु की क्रिया हो रही है किसी एसिड के साथ तो क्या बन रहा है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, जब ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के किसी और रूप के साथ अगर हो रही है कैसे उसके ऑक्साइड बनते हैं। ये जनरल चीजें अगर हमें मालूम हो गई तो ऐसे कितने भी प्रश्न आए हम उनके उत्तर दे सकते हैं, हम समीकरण को भी बड़े आसानी से अपने से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप समीकरण लिखें, जैसे जनरल कॉन्सेप्ट आपने ले लिया हाइड्रोजन निकल रही है, फिर आपने लगा लिया बना लिया कि इसका कौन सा एक सॉल्ट बन रहा है, आपने बना लिया, लेकिन याद रखें कि वो आपको बैलेंस करनी होगी, उसके समीकरण को बैलेंस करना होगा। अगर आपने बैलेंस नहीं करा तो आपके कहीं ना कहीं थोड़े नंबर कट सकते हैं, और अगर आपने पूरी बैलेंस इक्वेशन लिखी आपको पूरे नंबर पक्के हैं। तो आशा करती हूँ और विश्वास भी है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं और आप ऐसे प्रश्न और उत्तर के प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगले सेशन में थोड़े प्रश्न और उत्तर और हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।